स्वागत है आपका जनता टीवी में और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आ रही है, यूपी में जल्द होगा योगी मंत्रिमंडल का विस्तार। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी हाईकमान ने हरी झंडी दिखाई है। सूत्रों से खबर सामने आ रही है, सितंबर के पहले हफ्ते में हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार। 7 से 8 मंत्रियों को दिलाई जा सकती है शपथ। सहयोगी दल के कई विधायकों को बनाया जाएगा मंत्री। इस तरीके की बड़ी खबर आ रही है। लखनऊ से योगी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और जल्द ही विस्तार होने की संभावना है। इस तरीके की जानकारी सूत्रों के हवाले से आ रही है। तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल के विस्तार को भारतीय जनता पार्टी हाईकमान ने हरी झंडी दे दी है। मंत्रिमंडल विस्तार सितंबर के पहले सप्ताह में होगा। माना जा रहा कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर इस बार मंत्रिमंडल विस्तार में जाति और क्षेत्र के गणित का ध्यान रखेगी। यह तय माना जा रहा कि 7 से 8 मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है, जबकि किसी भी मंत्री की छुट्टी नहीं होगी। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर उल्टी गिनती के बीच सितंबर के पहले सप्ताह में प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार होगा। पार्टी के हाईकमान की हरी झंडी मिलने के बाद मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। इसमें सहयोगी दल के कुछ विधायकों को भी मंत्री बनाया जाएगा। मंत्रिमंडल विस्तार में जाति समीकरण शीर्ष पर है। ब्राह्मण, निषाद और गुर्जर समाज के साथ जाट और पटेल समुदाय और इनका भी ध्यान रखा जा सकता है। यानी जातिगत आधार पर मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। तो महामहिम रामनाथ कोविंद आज रामनगरी में अयोध्या के दौरे पर जाएंगे। अयोध्या में राष्ट्रपति पूरे 4 घंटा 10 मिनट तक रहेंगे। सुबह 9:10 पर लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन से प्रेसिडेंशियल ट्रेन से अयोध्या के लिए प्रस्थान हो चुके हैं। करीब 11:30 बजे महामहिम प्रेसिडेंशियल ट्रेन से अयोध्या जंक्शन पहुंचेगी और 11:40 पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री के साथ सड़क मार्ग से राष्ट्रपति रामकथा पार्क के लिए प्रस्थान करेंगे। जिसके बाद करीब 12 बजे राष्ट्रपति रामकथा पार्क पहुंचेंगे। 12 से 1 बजे के बीच में रामकथा पार्क में आयोजित रामायण कॉन्क्लेव का उद्घाटन और संस्कृति के अलावा पर्यटन विभाग की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास भी महामहिम करेंगे। इस दौरान महामहिम संबोधित भी करेंगे। दोपहर 12:55 पर राष्ट्रगान के बाद 1 बजे राष्ट्रपति रामकथा पार्क से यात्री निवास के लिए प्रस्थान करेंगे। यात्री निवास में 2:15 पर आरक्षित रहेगा, यानी 2 घंटे का समय आरक्षित रहेगा। इसी बीच राष्ट्रपति मंदिर निर्माण की प्रगति भी जानेंगे। 2:20 पर यात्री निवास से प्रस्थान कर 2:35 पर हनुमानगढ़ी पहुंचेंगे। इस दौरान राष्ट्रपति हनुमानगढ़ी और रामलला का दर्शन और राम जन्मभूमि परिसर में पौधारोपण करेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति करीब 3:45 बजे प्रेसिडेंशियल ट्रेन से लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। बीएस लाठी हमारे साथ अयोध्या से लाइव जुड़ चुके हैं, उनके पास चलते हैं। जिस तरीके से लाठी जी आज महामहिम का दौरा है, चाहे वो रामनगरी की बात की जाए, चाहे वो मंदिर के लोकार्पण की बात की जाए, जो काम चल रहा है उसकी जानकारी की बात की जाए, आज ये दौरा कितना अहम है, कितना खास है और किस किस तरीके से अयोध्या में तैयारी हुई है? देखिए अभिषेक जी, जिस तरह से ये राष्ट्रपति का दौरा है ये बहुत ही अहम है। मैं इस समय जिस जगह खड़ा हूँ ये मैं अपने कैमरे के माध्यम से दिखाऊंगा। ये मुख्य मार्ग है, राम जन्मभूमि का ये मुख्य मार्ग है। यहीं से देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जाएंगे और रामलला गर्भगृह में दर्शन करेंगे। और जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, राम मंदिर की तैयारियां का जो जिस तरह से निर्माण हो रहा है उसकी भी तैयारियों का जायजा लेंगे। क्योंकि ये जो दौरा है ये बहुत अहम माना जाता है, क्योंकि योगी स्वयं ये जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। और योगी के जो दोनों डिप्टी सीएम है, केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा, वो दोनों ही समय अयोध्या पहुंच चुके हैं। क्योंकि ये दौरा इसलिए माना कि चूंकि चुनाव भी 6 महीने करीब है, इस जो विपक्षी पार्टियां वो चुनाव को भी लेकर देख रही हैं। क्योंकि जो देश के पहले प्रधान राष्ट्रपति हैं, जो अयोध्या का ये दूसरे राष्ट्रपति हैं जो दौरा कर रहे हैं। क्योंकि जो अयोध्या तमाम जो राष्ट्रपति थे ये कई सालों के बाद ये ऐसा अयोध्या वासियों को भी और ये जो जनता है ये भी जानना चाहती थी कि देश के जो राष्ट्रपति हैं वो अयोध्या रामलला और राम जन्मभूमि। चलिए बीएस लाठी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि आज अयोध्या में रामनगरी में जहां मंदिर का निर्माण चल रहा है वहां भी महामहिम जाएंगे, वहां किस तरीके की तैयारी है? देखिए अभिषेक जी, इस तरह से राम मंदिर का निर्माण वहां कल अभी
कल बैठक चल रही थी राम जन्मभूमि ट्रस्ट के जो नृपेंद्र मिश्रा है, राम कार्य समिति के अध्यक्ष है, जो निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं, उनकी बैठक तमाम। तो 14 लेयर जो राम मंदिर न्यू की थी वो एकदम उसकी भरपाई हो गई है। अब ये जो निर्माण जो न्यू का है वो नवंबर में न्यू का निर्माण का भी काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से राम जन्मभूमि राम मंदिर निर्माण में तेजी चल रही है और पूरी तैयारी और पूरी व्यवस्था के साथ रामनाथ जी जाएंगे और वहां जो तैयारियां चल रही हैं, जो तमाम इंजीनियर हैं, टाटा कैसेंटी के इंजीनियर हैं, जो चीफ लोग हैं, उनके साथ भी वो 2 मिनट बैठक। चलिए बीएस लाठी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि आज महामहिम का दौरा अयोध्या का है और रामलला मंदिर का दर्शन भी करेंगे। अगली खबर का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा 2022 के चुनाव को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी जिले भर प्रशिक्षण कराने के कार्यक्रम में जुटी हुई है। 24 अगस्त से शुरू किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रम के चौथे दिन शनिवार को प्रियंका गांधी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि गांव-गांव कांग्रेस दिखने लगी है। अगले 20 दिनों में कांग्रेस के 2 लाख पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। 20 दिनों में 58,000 ग्राम सभाओं में कांग्रेस के ग्राम सभा अध्यक्ष बनेंगे। प्रियंका ने प्रशिक्षण के दौरान निर्देश दिया कि आप सभी पदाधिकारी 2022 के चुनाव में बूथ स्तर से लेकर संगठन को मजबूत करने में लग जाएं। हमें सभी मुद्दों के साथ जनता के बीच में जाकर सरकार की सच्चाई को उजागर करना है। प्रशिक्षण के दौरान पदाधिकारियों में दिख रही उत्सुकता या बताती है कि आने वाले समय में कांग्रेस से कितनी और मजबूत होने वाली है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने राम जन्मभूमि मंदिर विवाद को आपसी सहमति के आधार पर समाधान का प्रयास किया था, लेकिन कुछ लोगों को रास नहीं आया। उन्होंने कहा कि मंदिर मसले पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया वो सभी को स्वीकार है और उसका स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि ध्रुवीकरण की राजनीति खत्म हो चुकी है, अब मानवता की राजनीति होगी। खुर्शीद ने आगे ये भी कहा कि राम राज्य सभी के लिए, लेकिन गंगा में बहती लाश और परेशान लोग राम राज्य नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि भाजपा का राम राज्य दूसरा है, जबकि कांग्रेस का राम राज्य है कि सभी खुशहाल हो और हम धर्म को धर्म से बंटवारा नहीं चाहते हैं। इस तरीके की बात सलमान खुर्शीद ने कही है। वहीं समाजवादी पार्टी ने मेजर ध्यानचंद की जयंती पर मनाए जाने वाले राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर 29 अगस्त यानी कि आज पूरे उत्तर प्रदेश में खिलाड़ी घेरा कार्यक्रम के आयोजन का ऐलान किया है। समाजवादी पार्टी की ओर से पहले से घोषित कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए शीर्ष नेतृत्व में भी कमर कस ली है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर प्रदेश के खिलाड़ियों से खिलाड़ी घेरा को सफल बनाने की अपील की है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि सपा 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में खिलाड़ी घेरा का आयोजन करेगी। विभिन्न खेलों में खिलाड़ियों से अपील है कि वे अपने मुद्दों को लेकर इस कार्यक्रम में जुड़ो और उपेक्षाकारी सत्ता की नींव हिला दें। खिलाड़ी आगे आए। सपा प्रमुख ने खिलाड़ियों से आगे आने की अपील की है। तो वहीं समाजवादी पार्टी ने आज किसान नौजवान पटेल यात्रा का शुभारंभ किया। समाजवादी पार्टी की ये किसान नौजवान पटेल यात्रा आज सीतापुर से शुरू हो चुकी है। यात्रा सपा 7 चरणों से करेगी, जिसके तहत यात्रा अक्टूबर में समाप्त होगी। तो आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं जहां पर समाजवादी पार्टी की किसान पटेल यात्रा का शुभारंभ किया गया है और बच्चों को इस यात्रा में शामिल किया गया है। साथ में हर किसी के पास एक बोर्ड है जिसमें लिखा हुआ है कि किस तरीके से इस यात्रा को सफल बनाया जा सकता है और जो भी समाजवादी पार्टी का आगे का विचार है वो लक्ष्य के साथ इस यात्रा में शामिल किया गया है। अनूप कुमार सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अनूप, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी नई पहल की है, एक तरफ खिलाड़ी का आयोजन किया जाता है, खिलाड़ी घेरा बनाया जाता है, दूसरी तरफ साइकिल यात्रा में बच्चों को भी दौड़ाया जाता है, क्या मकसद है अखिलेश यादव का? देखिए अभिषेक, 2022 का लक्ष्य अखिलेश यादव के पास है, क्योंकि विपक्ष में जिस तरीके से अखिलेश यादव प्रदर्शन कर रहे हैं तो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जो उनका खोया हुआ जनाधार है 2012 में जिस तरीके से अखिलेश यादव को जनाधार मिला था वो दोबारा उनके पास फिर आए। वो चाहे खिलाड़ी घेरा के माध्यम से बात करें या फिर पटेल यात्रा की बात करें, या लगातार समाजवादी पार्टी कोशिश कर रही है कि जो उनके पुराने साथी वो उनके पास हैं और लगातार
इस पर कहीं न कहीं थोड़ी बहुत कामयाबी भी समाजवादी पार्टी को मिल रही है। आज खिलाड़ी घेरा के माध्यम से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं या फिर जिस तरीके से आह्वान किया खिलाड़ियों के 22 सूत्री मांगों को लेकर, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का कहना है कि खिलाड़ियों की कमी नहीं है, लेकिन मैदान की कमी है, उनके सुख सुविधाओं की कमी है, उनका जो भत्ता है वो कम मिलता है। ये सब तमाम ऐसी मांगे हैं, उनको लेकर आज जो समाजवादी पार्टी सड़क पर उतरी है और खिलाड़ियों का आह्वान किया है, खिलाड़ियों के पक्ष में ये बात कही है। अब खिलाड़ी इस राजनीति के माध्यम से या इस जो समाजवादी पार्टी की पहल है उसको कितना मानते हैं, क्या ये सब खिलाड़ियों की जो आश्वासन है या फिर जो खिलाड़ियों की लड़ाई है या 2022 में समाजवादी पार्टी के साथ होंगे, क्या ये तमाम जो सवाल उठते हैं अभिषेक। वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से समाजवादी पार्टी में लगातार चलिए अनूप, आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ सीतापुर से हमारे संवाददाता राहुल जुड़ गए हैं। राहुल, सीतापुर में आज समाजवादी पार्टी की यात्रा चल रही है, साइकिल यात्रा ये कह सकते हैं, कितनी तैयारी की गई है और किस तरीके की यात्रा है और कितने घंटे चलेगी? जी, मैं आपको बिल्कुल बता दूं कि समाजवादी पार्टी ने जो यहाँ पर खेल घेरा अभियान जो शुरू किया है उसको लेकर तमाम तरीके की भीड़ इकट्ठा हुई गई है, लेकिन पुलिस जो है वो जो प्रशासन है वो उनको नाकाम करने की कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन वो कर नहीं पा रहा क्योंकि खिलाड़ियों से रिलेटेड मुद्दा है और जो खिलाड़ी है वो भी वहां पर इकट्ठा हो रहे हैं, लेकिन पुलिस का और प्रशासन का ये कहीं ना कहीं पर सिस्टम रहता है कि जो सरकार के विरुद्ध कोई काम किया जाए तो उसको पूरा ना किया जाए, किसी तरह उसको रुकावट डाली जाए, लेकिन फिर भी इधर उधर से छुटपुट कार्यकर्ता और समाजवादी पार्टी के लोग और खिलाड़ी जो है वहां पर, जैसे कबड्डी के हैं और क्रिकेट के हैं और तमाम खिलाड़ी हैं, वो सब वहां पर इकट्ठा हो रहे हैं और वो अपनी बात को रखना चाहते हैं और इसी बात को लेकर आज सीतापुर से यहाँ से इस यात्रा का शुभारंभ किया जा रहा है। चलिए राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अनूप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, सबसे बड़ी बात है कि जो साइकिल यात्रा निकाली जा रही है इसका नाम दिया गया है नौजवान पटेल समुदाय। पटेल समुदाय को कहीं न कहीं साधने की कोशिश समाजवादी पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। बिल्कुल अभिषेक, पटेल समाज की बात करें या फिर तमाम और समाज की लगातार कोशिश कर रहे हैं अखिलेश यादव, क्योंकि पटेल समाज इसकी जिम्मेदारी भी नरेश उत्तम पटेल उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो उन्हीं को जिम्मेदारी दी गई कि अपने समाज को एकत्र होकर और खासकर नौजवानों को, क्योंकि ये हर पार्टी समझती है कि अब बागडोर नौजवानों के हाथ में है, जिसकी नौजवान जहां चाहते हैं उसकी सरकार बन जाती है। और यही कारण है कि अभिषेक चाहे 72,000 शिक्षक संघ की बात करें या फिर तमाम शिक्षक संघ के जो अभ्यर्थी वो प्रदर्शन कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी या तमाम जो राजनीतिक पार्टी उनके पास जाना शुरू कर दिया है, उनसे अपना जो स्नेह वो बढ़ाना शुरू कर दिया और तमाम जो लोग लुभावने वादे हैं वो भी शुरू हो चुके हैं। यानी कहीं न कहीं हर प्रकार से कोशिश की जा रही कि 2022 की किस तरीके से फतह किया जाए, या समाजवादी पार्टी की सरकार बने या बीजेपी को किस तरीके से पराजित किया जाए। ये बिल्कुल अनूप, तो कहीं न कहीं अब राजनीतिक पार्टियां हर दांवपेच लगाने पे जुटी हुई है। अनूप, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वहीं पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर शनिवार को एक और मामला दर्ज किया गया उनके खिलाफ। ये मामला गोमती नगर थाने में तैनात एक पुलिस अफसर की ओर से लिखाई गई शिकायत के आधार पर दर्ज हुआ। इस एफआईआर में अमिताभ ठाकुर और उनकी पत्नी नूतन ठाकुर का भी नाम है, जो गोमती नगर थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर धनंजय सिंह ने अपनी शिकायत में अमिताभ ठाकुर पर पुलिस के साथ मारपीट और सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगाया। बता दें कि पूर्व आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर को शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया था। उन पर मुख्तार अंसारी के कहने पर रेप के आरोपी सांसद अतुल राय को बचाने के लिए आपराधिक षड्यंत्र रचने का आरोप लगा। ठाकुर को जब गिरफ्तार करने के लिए पुलिस पहुंची थी तो वे गाड़ी में बैठने से इंकार कर रहे थे। पुलिस उन्हें जबरन गाड़ी में बैठाया। वे पुलिस अधिकारियों से एफआईआर लिखाने की मांग कर रहे थे। आरोप यह भी है कि उस दौरान उन्होंने पुलिसकर्मी पर हाथापाई भी की। चलिए अब रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों का। प्रदेश में अगस्त का आखिरी हफ्ता उत्तराखंड के कई जिलों के लिए काफी परेशानियों भरा रहा। भूस्खलन के बाद तो कहीं बादल फटने की घटनाएं लगातार सामने आती रही, साथ ही नदी नालों और गधेरे उफान पर रहे। ऐसे में अब प्रदेश के मुख्यमंत्री रविवार को गढ़वाल मंडल के देवप्रयाग, तीन धारा, तोता घाटी, कोड़ियाला, ऋषिकेश, रानी पोखरी, नरेंद्र नगर, फकोट और चंबा में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे और अधिकारियों को जल्द से जल्द इन आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत के लिए निर्देश भी देंगे। तो आज सीएम धामी गढ़वाल मंडल के कई क्षेत्रों का दौरा करेंगे। लगातार
उत्तराखंड में बारिश का कहर जारी है। बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर है, पर्वत पहाड़ से भूस्खलन हो रहा है, सड़कें बंद हो रही हैं, राजमार्ग बंद हो रहे हैं, जिसके सर्वेक्षण के लिए सीएम धामी आज क्षेत्र का दौरा करेंगे, जहां अधिकारियों को भी निर्देशित करेंगे। अजीत कांबोज हमारे संवाददाता देहरादून से जुड़ गए हैं, ज्यादा अपडेट के पास उनके पास चलते हैं। अजीत, आज सीएम धामी का गढ़वाल मंडल दौरा है, हवाई सर्वेक्षण करेंगे क्योंकि लगातार बारिश का कहर जारी है। कितने बजे से उनका ये सर्वेक्षण जारी होगा, कितने बजे तक चलेगा? बिल्कुल अभिषेक, अभी से कुछ ही देर बाद ये मुख्यमंत्री का जो हवाई सर्वेक्षण है वो शुरू होने जा रहा है। और जिस तरह से पिछले लगभग 3 से 4 दिनों से लगातार उत्तराखंड में मौसम खराब बना हुआ है और कई जगह भूस्खलन और सड़कें बहने तक की बातें सामने आई हैं, तो ऐसे में खुद मुख्यमंत्री ने बीते रोज जब बातचीत की थी तो साफ कहा था कि वो आज स्थलीय निरीक्षण करेंगे और जहां पर जरूरत होगी हवाई सर्वेक्षण भी किया जाएगा। तो आज के मौसम की अपडेट अगर देखी जाए तो हालांकि बारिश नहीं हो रही है, लेकिन मौसम जरूर खराब बना हुआ है और पहाड़ों में ज्यादा मौसम खराब होने की एक आशंका मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। तो ऐसे में जो पूरा कार्यक्रम है वो हवाई सर्वेक्षण के माध्यम से है और हवाई यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री के साथ जो आपदा प्रबंधन मंत्री हैं धन सिंह रावत वो साथ रहेंगे और जो मुख्य सचिव हैं उत्तराखंड प्रदेश के एस.एस. संधू वो हवाई सर्वेक्षण में उनके साथ रहेंगे। तो मुख्यमंत्री का जो हवाई दौरा है ये देवप्रयाग विधानसभा से शुरू होगा, क्योंकि ज्यादातर जो भूस्खलन की बातें सामने आई है वो टिहरी जनपद में आई है। तो देवप्रयाग में जो NH-58 है, जिसे सीधे तौर पर कहें तो बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग इसको कहा जाता है, इसको अगले आदेशों तक पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। किसी भी तरह की आवाजाही इस पे प्रतिबंधित की गई है। तो इस मार्ग का हवाई सर्वेक्षण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब से कुछ ही देर बाद करने जा रहे हैं। तो देवप्रयाग से पूरा जो NH-58 है इसका हवाई सर्वेक्षण करते हुए राजधानी देहरादून तक पहुंचेंगे। देहरादून की अगर बात की जाए तो देहरादून में एक पुल जो देहरादून और ऋषिकेश को जोड़ता है ये पूरी तरह जमींदोज हो चुका है। तेज बरसात के चलते देहरादून की जो लिंक रोड है सहस्त्रधारा को जोड़ने वाली ये लगभग 50 मीटर का ये पूरा बह चुका है। देहरादून से जो मसूरी जाने वाला मार्ग है ये कई जगह भूस्खलन की चपेट में है। देहरादून से टिहरी को जोड़ने वाला जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो भूस्खलन की चपेट में है। तो ऐसे कई बड़े स्पॉट बने हैं जिसकी वजह से कई तरह की दिक्कतें आम जनता को फेस करनी पड़ रही हैं। बिल्कुल अजीत, अगर बात की जाए कि जो आपदा प्रभावित क्षेत्र हैं उन पर, उन लोगों के लिए मदद के लिए सरकार क्या कर रही है, राहत के लिए उनके लिए क्या कुछ पैकेज आवंटित की है? बिल्कुल, अगर राज्य सरकार की बात की जाए तो ग्राउंड जीरो पर जो संबंधित अधिकारी है उनकी तैनाती मुख्यमंत्री ने संबंधित घटना के सामने के आने के बाद ही जारी कर दी थी और साफ तौर पर शासन की तरफ से निर्देशित किया गया है सभी जिलाधिकारियों की आप अपने अपने जनपदों में हर व्यवस्था पर नजर बनाए रखें। कहीं पर कोई राहत और बचाव कार्य शुरू करना है तो तत्काल उनको शुरू किया जाए। जेसीबी ऑपरेटर से खुद मुख्यमंत्री ने बात की थी कि आप अगर कहीं पर रोड ब्लॉकेज की स्थिति सामने आती है तो क्विक रेस्क्यू टाइम जल्द से जल्द किया जाए। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है, अगर कहीं पर रास्ता कटता है या कहीं से किसी इलाके का आना जाना आवाजाही बंद हो जाती है तो वहां पर रसद की कैसे आवाजाही की जाएगी। तो राशन की कोई कमी ना हो, खाद्य सामग्री भरपूर मात्रा में हो, तो इसके स्टॉक बनाने के निर्देश भी शासन की तरफ से दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर मौसम खराब होने की वजह से जो दिक्कतें पहाड़ी इलाकों में आ रही हैं उसको जल्द से जल्द दूर करने की कोशिश शासन और सरकार की तरफ से की जा रही है। चलिए जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार उत्तराखंड में बारिश का कहर जारी है और आज सीएम का दौरा गढ़वाल मंडल में है जहां हवाई सर्वेक्षण करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को विधानसभा में राज्य के सतत विकास के लिए अपनी सरकार के 3 मंत्र साझा किए। उन्होंने कहा कि राज्य के सतत विकास पर सरकार सरलीकरण, समाधान और निपटारा पर काम कर रही है। सरकार का प्रयास है कि समस्याओं का संबंध और समयबद्ध तरीके से समाधान होना चाहिए। साथ ही सीएम धामी ने भी कहा कि सीएम पद की शपथ लेने के बाद मैं स्वयं 500 फाइलों पर हस्ताक्षरण करने के पीछे नहीं हटा है। 114 करोड़ की लागत से केदारनाथ पुनर्निर्माण के दूसरे चरण के काम जल्द शुरू किए जाएंगे, जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी से कराया जाएगा। इस तरीके की बात सीएम धामी ने कही है। वहीं सत्र के छठे दिन शनिवार को सदन में सतत विकास लक्ष्य पर चर्चा में मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास में किए जाने वाले कार्यों के लिए जटिल प्रक्रियाओं के सरलीकरण पर सरकार का फोकस होगा। यानी जो जटिल काम होगा, टफ होगा, कठिन होगा, उस पर उसको सरल किया जाएगा। साथ में उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड विधानसभा देश की दूसरी विधानसभा है जिसने सत्र के दौरान पूरी 1 दिवस की बैठक सतत विकास लक्ष्यों को समर्पित की है।
उत्तराखंड में आई भारी बारिश के बाद तबाही मची हुई है। लोगों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में पर्यटन और लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज ने लोगों से अपील की है कि जहां एक संभव हो यात्रा ना करें। हालांकि ये बात भी अहम है कि सीएम तमाम व्यवस्थाओं के बावजूद आपदाग्रस्त इलाकों का निरीक्षण कर मौके पर जा रहे हैं, जबकि सूबे के लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज को अभी कहीं जाने का समय नहीं मिल पाया। लेकिन महाराज ने अपने अधिकारियों को जरूरी मौके पर भेजने को कहा है कि जहां पर जरूरत होगी अधिकारियों को जरूर भेजा जाएगा। हो रही है, ये सब ग्लोबल वार्मिंग के दुष्परिणाम हैं जो आज हम फेस कर रहे हैं। निश्चित रूप में हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं और हमने लोगों से कहा है कि जरा घर से कम निकलें और कम से कम यात्रा करें। तो ये हमने आग्रह किया है लोगों से। पर इस समय जो बारिश हो रही है उसको देखते हुए हमने निर्देश दिए हैं कि हमारे सिंचाई विभाग के और पीडब्ल्यूडी के जो अधिकारी हैं वो मौके पे जाएं और मॉनिटरिंग करें। उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर मैदान तक लगातार हो रही बारिश से मुश्किलें बढ़ा दी है। पहाड़ी इलाकों में शुक्रवार देर रात हुई तेज बारिश के बाद हरिद्वार में गंगा खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गई। सुबह से ही गंगा का जलस्तर 293 मीटर से ऊपर चल रहा, जबकि वार्निंग केवल 293 मीटर है। वहीं बैराज की क्षमता 294 मीटर है। साथ ही बारिश ने नाले भी उफान पर हैं, जिससे हरिद्वार देहात के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया। लालगढ़ और मोटी बेरी में बने पुल की ठोकर से रवासन नदी कटाव करती जा रही है, जिससे कई गांवों में पानी भरने लगा। इसी को देखते हुए प्रशासन ने इलाके में अलर्ट जारी कर दिया है। उत्तराखंड में पिछले कई दिनों से बारिश का दौर जारी है। बारिश के कारण भवानी हल्द्वानी हाईवे पर बीर भट्टी पुल के पास मलबा आने के बाद यातायात पूरी तरह से सुचारू नहीं हो पाया। साथ ही अब दो गांव के पास सड़क का 20 मीटर हिस्सा दरक कर खाई में समा गया, जिससे सड़क पर जो बड़े वाहन है वो आवाजाही पूरी तरह से उनकी रोक दी गई है। भूस्खलन से बद्रीनाथ हाईवे करीब 12 घंटे तक बंद रहा। हाईवे बंद होने से लोगों को आवागमन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं सलना और लियारी के बीच भारी बारिश की वजह से भारी मात्रा में मलबा और बोल्डर सड़क पर आने से यातायात ठप हो गया। राजधानी देहरादून और हल्द्वानी के दिन की शुरुआत बारिश के साथ हुई। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जैसे जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। चलिए, इस खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें जनता टीवी। नमस्कार।